हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में वन्य जीवन के विषय में। यहाँ हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों को संरक्षित करने से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। दोस्तों, बाकी सिलेबस अपने कर चुके थे। अब इन लेक्चर्स के अंदर हम उन टॉपिक्स को देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नए जोड़े गए हैं। हम बात कर रहे थे वन और वन्य जीवन के विषय में। पिछले लेक्चर में हमने वनों से संबंधित सारे फैक्ट देख लिए थे। आज अपने केवल वन्य जीवन यानी वन्य जीवन के विषय में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, फैक्चुअल है। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा पहले वन्य जीवों के जो बैकग्राउंड है उसके विषय में बात कर लेते हैं कि वन्य जीवन अभ्यारण्य है ये कहाँ तक और किस प्रकार से यहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम बात करें विश्व में प्रकृति का संरक्षण अगर सबसे पहले किसी ने शुरू किया था तो वो करने वाले थे अशोक। विश्व में प्रकृति का संरक्षण सबसे पहले करने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक थे, जिन्होंने अपने समय के अंदर इससे संबंधित कानून बनाए थे। दोस्तों, प्रकृति के महत्व को इन्होंने स्वीकारा और स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश लगाया और उनके लिए संरक्षण के नियम भी बनाए थे। तो अशोक को अपना पहला व्यक्ति कह सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान में क्या इनके विषय में कुछ उल्लेखित है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क में एक तो यहाँ पर कहा गया है, दूसरा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। तो ये दो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, एक तो है 48 क और दूसरा है 51 क। दोनों ही क है यानी बाद में जोड़े गए हैं। दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित है तो आप यहाँ से आपको आंसर करना है। अब हम बात करें कि वन्य जीव हम कहते किसको हैं। दोस्तों, वन्य जीव होते कौन से हैं? वन्य जीवों से हमारा अभिप्राय है ऐसे पशु पक्षी जो अपने प्राकृतिक आवासों में ही स्वतंत्र रूप से रहते हैं, यानी उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, मतलब उन्हें अभी तक मनुष्य ने पालतू नहीं बनाया है। दोस्तों, हम वन्य जीव किसे कहेंगे, कौन से होते हैं वन्य जीव? ऐसे पशु पक्षी जो अपने जो प्राकृतिक आवास है वहीं पर स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जिन्हें मनुष्य ने अभी तक अपने घरों में पालतू बना के नहीं रखा है या किसी प्रकार से उनको पालतू नहीं किया है। दोस्तों, तो वो आते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। हम उतनी ही बातें करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि समय हमारा बहुत ही सीमित है, उसका हमें सदुपयोग करना है। दोस्तों, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें स्तनधारी आते हैं, सरीसृप आते हैं और पक्षी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम कहीं राजस्थान में किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान के निर्माण से पहले देसी रियासतों ने वन्य जीवों को संरक्षण देना प्रारंभ किया। ये ठीक बात है कि राजस्थान के निर्माण होने से पहले ही जो हमारी देसी रियासतें थी उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कार्य तो शुरू किया, लेकिन वो वन्य जीवों के बजाय हम ऐसा कह सकते हैं कि वो स्वयं के लिए थोड़ा ज़्यादा था। हकीकत में ये उनके लिए शिकारगाह और मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। दोस्तों, इसके रूप में हम इसको काम में लेते थे और उन्हीं को जो है बाद के अंदर क्या किया गया, उन्हीं को बाद के अंदर देखिएगा दोस्तों जो अभ्यारण्य हैं उनके अंदर तब्दील किया गया था। इसके बाद में दोस्तों राज्य सरकार की बात करें तो सबसे पहले 1950 के अंदर कतिपय वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम 1950 बनाया। हम इसे पहला एक्ट कह सकते हैं जो स्वतंत्र राजस्थान यानी स्वतंत्र भारत में बनाया गया था। इसमें जो प्रावधान किया गया था वो कबूतर और मोर की सुरक्षा के लिए किया गया था। जो पहला कानून बना 1950 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, इसमें सुरक्षा के लिए कोई कार्य किया गया और इसमें जिन पर प्रतिबंध लगाया गया या जिनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था वो जो जीव थे वो कौन थे? कबूतर और मोर। 1951 में राजस्थान पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम बना और लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान पशु पक्षी सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1951 के अंदर ये लागू होता है। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा 1953 की बात करें तो इसमें राजस्थान वन अधिनियम लागू होता है। कब हुआ? 1953 के अंदर। इसमें देखिएगा रक्षित और आरक्षित वन खंडों में बिना आखेट वर्जित किया गया। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों जब हमने वनों को देखा था। रक्षित और आरक्षित वाली जो बात थी वो यहाँ पर आती है। इसके बाद में दोस्तों 1955 के अंदर देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया। राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन कब किया गया? 1955 में।
और इसका जो उद्देश्य था वो था वन्य जीवों की सुरक्षा। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए की दृष्टि से के लिहाज से राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन कब किया गया दोस्तों? 1955 में किया गया था। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा 7 नवंबर 1955 को पूर्व महाराजों के जो आखेट स्थल थे दोस्तों, उनको ही क्या किया गया? वन्य जीवों के लिए आरक्षित घोषित किया गया था दोस्तों, जिनमें हमारा आता है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है दोस्तों? अलवर में है। उसके बाद में दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे आज हम कहते हैं कोटा वाला, तो ये आता है। केला देवी की बात करें तो ये आता है करौली वाला। जयसमंद तो आप वाकिफ ही होंगे, उदयपुर वाला आता है। वन विहार की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये धौलपुर है। केवला देव वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, भरतपुर वाला आता है दोस्तों। तो ये सारे क्षेत्र जो थे वो आरक्षित घोषित किए गए थे 7 नवंबर 1955 को। इनकी स्थापना का वर्ष आपको 1955 ही मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राज्य में लागू करके राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसे राज्य में लागू किया गया और उसके बाद में संरक्षण के लिए और प्रयास किए गए। यहाँ देखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत उन प्रजातियों के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया जिसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है, और उनसे प्राप्त चीज़ों, ये चीलों नहीं है दोस्तों, चीज़ों कर लेना इसको, चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब क्या हुआ, ये जो अधिनियम है 1972 वाला राज्य में लागू हुआ और इसके द्वारा ऐसी जीवों के जो प्रजातियां हैं उनके व्यापार और शिकार दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो चुका है, और इनसे जो भी बनने वाले उत्पाद हैं, चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? वन्य जीव स्थलों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक अभ्यारण्य है और आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो ये जो 72 वाला अधिनियम था उसके द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हम किसे कहते हैं दोस्तों। ये वे स्थल हैं, या हम कहें इनकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हैं ना, राष्ट्रीय लग गया तो फिर किसका हो गया? केंद्र का। इसकी जो स्थापना है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो अब नंबर 1 बात, तो राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। किस अधिनियम के अनुसार? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अनुसार की जाती है। दूसरी बात, यहाँ जो है वन्य जंतुओं के आवास पर उनके संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये वन्य जो जंतु हैं उनके लिए, जैसे कि टाइगर हो गया, लोयन हो गया, रेनो हो गया, इनके लिए बनाया गया है। और इसकी जो सीमाएं हैं वो कानून के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इनकी सीमाएं जो हैं दोस्तों वो कानून के द्वारा निर्धारित होती हैं। किनकी? राष्ट्रीय उद्यानों की अपनी बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा, जो इसका क्रोड एरिया है, जो बीच का जो क्षेत्र होता है, वहां पर जैविक बाधा संभव नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ वहां पर नहीं होती, किसी प्रकार की जैविक बाधा वहां पर संभव नहीं होती है, जैविक बाधा संभव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक तो रणथंभौर है अपना, दूसरे की बात करें तो केवला देव आ गया, और तीसरे की बात करें तो वो आ गया मुकंदरा हिल्स। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, कानून के द्वारा इसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। क्रोड में जैविक बाधा संभव नहीं होती, राजस्थान में ये 3 हैं दोस्तों। इसके बाद में जो दूसरी अपनी बात करें अभ्यारण्य के विषय में, तो अभ्यारण्य की जो स्थापना की जाती है वो 1972 के एक्ट के अनुसार ही होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी धारा 38 के अनुसार होती है। वो 35 के अनुसार था, ये 38 के अनुसार थी दोस्तों। और ये प्राय किसी न किसी जाति विशेष के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई पैंथर हो गया, गोडाउन हो गया, काले हिरण हो गए, उनके द्वारा इनको बनाया जाता है दोस्तों।
फिर इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं होती, इनकी कोई सीमा फिक्स नहीं होती, सीमाएं निर्धारित नहीं होती, सीमित रूप से इनमें जो जैविक बाधा है वो संभव हो पाती है। राजस्थान में अभी कितने हैं तो हम 26 को मान करके चलते हैं दोस्तों, और इन 26 को अपने को पढ़ना है। आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की बात करें दोस्तों तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र वो हो गए जहां पर किसी प्रकार का शिकार बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, रामसर कन्वेंशन, रामसर संधि जो थी उसके अंतर्गत रामसर वेटलैंड में जो 2 आते हैं, एक तो आता है अपना केवलादेव और एक आती है सांबर जी, तो ये हमें यहाँ याद रखना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं वन्य जीवों के विषय में कुछ और। असम राज्य के बाद में राजस्थान जो है उसका वन्य जीवों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग माना जाता था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी शिकारगाह यहाँ पर बनी हुई थी, और मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में तो राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में ये संवर्ती सूची का विषय है जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है। अभी पूछा जाए कौन सी सूची का विषय है तो संवर्ती सूची का विषय है, जिस पर दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। सर्वप्रथम 1901 में टोंक द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों। 1910 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये पहले कुछ एक प्रयास थे जो स्वतंत्रता से पहले हमारे प्रारंभ हो चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण के उपाय कौन से होते हैं दोस्तों। तो 2 प्रकार के अपने मानते हैं, एक तो स्वस्थानीय है और एक बहिर्स्थानीय है। देखिएगा स्वस्थानीय कौन से होते हैं, स्वस्थानीय को आप इस प्रकार से समझिएगा, स्व माने अपना, यानी जो जीव जंतु है उसको अपने ही स्थान पर, जो उसका नेचुरल आवास है, जो प्राकृतिक आवास है, वहीं पर उसको संरक्षित किया जाए, न कि वहां से उठा करके दूसरे स्थान पर लाया जाए। यानी जिस जंगल में वो रह रहा है उस जंगल के एरिया को ही क्या कर दिया जाए, संरक्षित घोषित कर दिया जाए। उसको वहीं पर अगर संरक्षित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो स्वस्थानीय या फिर इन सिटू कहलाता है दोस्तों। यहाँ इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, बाघ संरक्षण परियोजना है, रामसर साइट है, कंजर्वेशन रिजर्व है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जैव मंडल रिजर्व है दोस्तों। ये जो सारे के सारे हैं यहाँ जिनको देखिए संरक्षित घोषित किया जाएगा, यानी बाघ अभ्यारण्य में कोई जीव यहाँ से उठा करके थोड़े ना लेके जाते हैं। जो जीव जहाँ पर है उसको वहीं रखना है, उस एरिया को संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। यानी जिस स्थान पर वो जीव जंतु को संरक्षित करना उसको प्राकृतिक आवास में ही किया जाना है, तो वो स्वस्थानीय के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आता है बहिस्थानीय, यानी एक्स-सिटू। एक्स-सिटू कौन सा हो गया, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाएंगे। ये तब होगा दोस्तों जब उनकी संख्या कम है और या फिर ये माने बहुत ज्यादा संकट है, तो उनको वहां से उठा करके किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है, यानी प्राकृतिक आवास से हम उठा ले। इसके लिए जंतुवालय जैसे कि आपने चिड़ियाघर में देखे होंगे, अगर आपने कोई चिड़ियाघर ध्यान से देखा है तो उनके आगे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, जो भी जीव है उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको, जिसके ऊपर सारी बातें उसकी लिखी होती हैं। जिनकी जो है संकट में है उनको फिर वहीं से बाहर रखा जाता है। इसके अलावा जीन बैंक है, वहां भी रखा जाता है। मृग उद्यान है, इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो बहिर्स्थानीय के नाम से जानते हैं अपने, जहां पर हमने कहा प्राकृतिक आवास से बाहर, यानी उनको उनके घर में ही रखना है तो इन सिटू है, और घर से बाहर अगर उनको लेके जाना है तो वो एक्स सिटू कहलाएगा। जैसे कि एक्वेरियम हो गए बड़े बड़े, तो एक्वेरियम तो समुद्र का जीव है, लेकिन उसको समुद्र के जीवों को हम कहाँ लेके आ गए, एक्वेरियम के अंदर। तो कांच घर जिसको अपने बोलते हैं, जिसमें मछलियां वगैरह देखी होंगी आपने, तो ये सारे के सारे अपने इसी श्रेणी में लेकर के चलते हैं। पशु जीन बैंक हो गया, तो ये सारे के सारे कौन से हैं दोस्तों, बहिस्थानीय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान में जो हमारे कुल 3 हैं, उसमें से पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 1955 में राज्य सरकार द्वारा इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा 1973 से इसे बाघ परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर देखिए लागू की गई थी, और 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डेट आपको राष्ट्रीय उद्यानों की कम से कम याद होनी चाहिए, डेट के रूप में आपसे यही
प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। हालांकि डेट हम 26 के 26 जो हमारे अभ्यारण्य हैं उनकी भी बात करते हैं, लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आत्मा की शांति के लिए अपने वहाँ पर लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर हमारी आत्मा शांत नहीं होती, भटकती रहती है दोस्तों। तो इसलिए लिख आपको जरूर दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान जो डेट पे देना। डेट का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ केवल सन से बात कर रहा हूँ, 1980 आपको याद होना चाहिए। बाकी है तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम चल जाएगा दोस्तों, आराम से आंसर निकाल लेंगे अपने। तो 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कुल जो इसका क्षेत्रफल है 392.50 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 282.03 वर्ग किमी कोर क्षेत्र के रूप में आता है। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना हम कहते हैं। यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके विषय में हमें बात करनी है और याद भी करना है। त्रिनेत्र गणेश जी हैं यहाँ पे। जोगी महल है दोस्तों। जोगी महल कौन सा है? तो ये माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था, और ये कहते हैं कि ऋषियों के लिए माधो सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था दोस्तों। और कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ जो थी 1960 में और 1985 में राजीव गांधी ने यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी किया था। सन 2000 में यहाँ पर क्लिंटन भी आए थे दोस्तों। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें थी। इसके अलावा लाल सिर वाला तोता यहाँ होता है, और टाइगर मैन कैलाश सांखला का संबंध भी जो है इसी के साथ में है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे अपने और डिटेल में देखेंगे। कुक्कुर घाटी यहाँ है, पहली बाघ परियोजना है, ये अपने पढ़ चुके हैं। इसे बाघों का घर कहा जाता है। मछली बागिन है, ये भी काफ़ी समय पहले खूब चर्चा में रही थी दोस्तों। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये अपने पढ़ चुके हैं। जिसका राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला है दोस्तों। राजस्थान का तो सबसे बड़ा हो गया राष्ट्रीय उद्यान, और लेकिन वैसे ये क्या है, सबसे पहला भी है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं केवला देव या घना पक्षी विहार। तो ये देखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पक्षियों से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1980 में रणथंभौर है, ये 1981 में है। इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था 1956 के अंदर। कब दिया गया था दोस्तों? 1956 के अंदर। इसके बाद में देखिएगा, एक और जो बात हमें यहाँ पर जान लेनी आवश्यक है कि किशन सिंह, महाराजा किशन सिंह की अपनी बात कर रहे हैं। किशन सिंह ने जो इसका नियोजन किया था वो स्विट्जरलैंड के जिलों के आधार पे किया था, इसलिए ये थोड़ी सी एक अलग फैक्ट आता है। स्विट्जरलैंड की जो जिले हैं ना, स्विट्जरलैंड की जो जिले हैं उनके आधार पर इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। हालांकि ये भी भरतपुर महाराजाओं की शिकारगाह ही हुआ करती थी दोस्तों। ये है कहाँ? तो ये भरतपुर में है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भरतपुर में है। विस्तार इसका भरतपुर में है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 29 किलोमीटर ही है, वो काफ़ी छोटा है दोस्तों। विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो आपसे पूछा जाने वाला है, यूनेस्को धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था 1985 में। डॉक्टर सलीम अली जो पक्षियों के लिए जाने जाते हैं, उनकी कार्यस्थली भी ये है। साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं नवंबर से फरवरी के दौरान। पाइथन पॉइंट यहाँ का फेमस है, कदम वृक्ष के लिए भी ये जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा कई और विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। ये राज्य का एकमात्र पक्षियों का संरक्षण स्थल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो यही है, और अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों की सबसे बड़ी संरक्षण स्थली कौन सी है तो भी यही है। रामसर साइट में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है, इसी को अपने शामिल करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजान बांध यहीं पर है, जिसमें जलमानुष यानी ऊद बिलाव जो है वो निवास करते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और यहाँ पर एंचा घास भी पाई जाती है जिसमें पक्षी उलझ जाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार। इसमें याद रखना है ये आपको कब हुआ था, पक्षियों के लिए विशेषतः जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात कर लेते हैं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। इसकी जो स्थापना हुई थी नवीनतम ही है 9 जनवरी 2012 को। इसका विस्तार कोटा में है। इसका क्षेत्रफल काफी कम है, 199 वर्ग किलोमीटर ही है दोस्तों। ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तीसरे नंबर की बाघ परियोजना मानी जाती है, नवीनतम भी है। यहाँ पर गागरोनी तोते और हीरामनी तोते जो हैं वो काफ़ी फेमस है। कहते हैं मनुष्य की तरह बोल सकते हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी आवाज़ निकाल सकते हैं। तो थोड़े स्पेशल तोते हैं, इसलिए ये जाना जाता है। यहाँ देखिएगा अभ्यारण्य में से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभ्यारण्य के जो ज़्यादातर प्रश्न आपसे आते हैं वो जीव जंतुओं से आते हैं। जैसे हीरामन तोता कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है, तो ये एक इसकी कोई निश्चित सीमा तो होती नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करें तो अबली मिणी का महल भी यहीं पर है, धोकड़ा बनों के लिए भी ये जाना जाता है, राउठा महल भी यहाँ पर है। तो ये जो सारे नाम हैं ये आपको याद रखनी है। राउठा महल पूछा जा सकता है। धोकड़ा बनों के लिए कौन सा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो वो मुकंदरा हिल्स रह गया। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं राज्य के अभ्यारण्यों के विषय में, जो कि 26 हैं। पहला हमारा आता है सरिस्का अभ्यारण्य, कहाँ पर है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, यहाँ राज्य अभ्यारण्य में से दो प्रकार के विशेषता क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, और दूसरा कौन सा जीव जो है वो कौन से अभ्यारण्य में होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 की मानी जाती है। इसमें देखिएगा एक होटल भी है, आरटीडीसी का है, कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये फैक्ट भी। 1879 में यहाँ पर दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। दूसरा कौन सा था, सरिस्का अभ्यारण्य में चलाया गया था। बाकी दो की अपनी बात कर चुके हैं दोस्तों। भर्तृहरि मंदिर है यहाँ पर, पांडुपोल का मंदिर है, ये मंदिरों में हमने देख लिया होगा। नीलकंठ का मंदिर है, बाला किला है, किलों में पढ़ा होगा, भानगढ़ है, बलदेवगढ़ है। गढ़ जहाँ लग गया वहाँ पर किले ही होते हैं, गढ़ का मतलब ही किला होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हरे कबूतर और मोर रिसस बंदर के लिए ये जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हरे कबूतर कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों हरा तो तोता होता है, हरा कबूतर आपको दिखाई दे तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए हरे कबूतर देखने के लिए आप कौन से अभ्यारण्य में जाएंगे दोस्तों, तो सरिस्का अभ्यारण्य में आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा कांकणबाड़ी का पठार है, क्रास्का का पठार है, ये दो पठार हैं यहाँ पर, क्रास्का का पठार और कांकणबाड़ी का पठार। इसके अलावा ताल वृक्ष और विराटनगर का संबंध भी इससे माना जाता है। फिर अपनी बात कर लेते हैं, इसी का एक और भाग है सरिस्का ए अभ्यारण्य, ये अलवर का है दोस्तों। सरिस्का ए अभ्यारण्य कहाँ है, अलवर का है, और ये जो है अप्रैल 2013 में बना। ये राज्य का सबसे छोटा और सबसे नवीनतम है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है सरिस्का ए, ये आंसर आपको याद रखना चाहिए। मात्र 3 वर्ग किलोमीटर का ही एरिया अपने इसमें मान के चल रही है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अमर उद्यान के विषय में। इसका नाम राष्ट्रीय अमर उद्यान जरूर है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान है नहीं दोस्तों। ये जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हम इसे कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है दोस्तों। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो सरिस्का ए था, और सबसे बड़े की बात करें तो राष्ट्रीय अमर उद्यान है, जो कि राष्ट्रीय अमर उद्यान राष्ट्रीय न होकर के एक अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है। यहाँ जो मुख्य चीजें हैं वो आपको मिलेगी, सेवण घास, गोडावण पक्षी और चिंकारा जो है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम आता है गजेला गजेला, और गोडावण का एक अन्य नाम आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये इसको सोन चिड़िया भी कहते हैं गोडावण को, तो इसके नाम है, ये आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। गोडावण पक्षी के लिए प्रजनन स्थल के रूप में राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर को ही जाना जाता है। आकल वुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पर है, ये वुड फॉसिल पार्क है, देखिएगा लकड़ी के जीवाश्म यहाँ पर है। तो जुरासिक काल की जो अपने लकड़ी है उसके अवशेष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो जीरोफाइट्स, हमने देखा था छोटी छोटी वनस्पति होती है, कांटेदार जो अपनी वनस्पति होती है, जिसे हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। पीवड़ा सर्प है, मरू बिल्ली है, ग्रासहापर है और टिड्डी दल आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय अमर उद्यान के अंदर। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है राष्ट्रीय अमर उद्यान से संबंधित। इसके बाद में हम देखिएगा बात करते हैं ताल छापर की, जो कि चूरू में है। ये काले हिरणों के लिए जाना जाता है। ताल छापर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, काले हिरणों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है कुर्जा पक्षी, जिसे डोमिसाइल क्रेन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये जो कुर्जा पक्षी है सबसे ज़्यादा की अगर आपसे बात करें तो खिंचण गाँव में मिलेगा, लेकिन ये जो अभ्यारण्य की बात करें तो फिर हमारा आएगा ताल छापर। काले हिरणों के लिए ये विशेषता जाना जाता है। इसमें मोथिया नामक घास होती है जो हिरणों को काफ़ी पसंद है, इसके कारण ये यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। महाभारत से भी इसका संबंध है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे उनका आश्रम भी यहाँ पर माना जाता है, तो ये इसलिए भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। द्रोणपुर भी यही है दोस्तों, जिसे द्रोणाचार्य के आश्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा आता है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ है, ये जयपुर में है। जो आपको याद रखना है, मैं केवल वही बातें कर रहा हूँ दोस्तों। धोकड़ा वन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। हकहोदी झील भी यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए अगला आता है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, जयपुर में है।
और 2014 में इसमें विकसित जैव उद्यान का लोकार्पण भी किया गया था, यानी जैव उद्यान भी यहाँ पर बनाया गया है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में है। बियर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये 2-3 बातें थी जो हमने नाहरगढ़ के विषय में बात करनी थी। यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, जैविक उद्यान कहाँ है, तो वो नाहरगढ़ में है। बियर रेस्क्यू सेंटर ये भी पूछा गया है, तो याद रखना कहाँ है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ें तो बंद बारेठा अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, जो कि भरतपुर में है। आपसे पूछा जाए बंद बारेठा, तो बै से ही बंद बारेठा और बै से ही भरतपुर का नाम आता है। यहाँ देखिए घना पक्षी विहार से जो पक्षी आते हैं वो यहाँ पर भी आवास बनाने आते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का घरौंदा कहा गया। जो वहाँ पर घना पक्षी विहार में आए वो यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी घर बना लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो इनके लिए तो कोई सरहद होती नहीं है। देखो साइबेरिया से चल करके यहाँ तक आ जाते हैं पक्षी, कितनी सरहदें पार करके, है ना, और उन्हें रोकता भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर घरौंदा, इसलिए यहाँ भी घरौंदा बना सकते हैं दोस्तों। तो कोई उनका वो पेटेंट तो वहाँ पर है नहीं कि केवल वहीं पर रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे देखिएगा वाटरफॉल के लिए भी ये जाना जाता है। जरख, जरख का नाम आपने सुना होगा। पहले ये कहा जाता था कि बच्चों को उठा करके ले जाता है जरख, तो जरख के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो धौलपुरिया भरतपुर का नाम आता है। कौन से की बात अपने कर रहे हैं, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसकी जो विशेष बात है 2014 में जो है इसमें जैव उद्यान का जो है लोकार्पण किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 2014 में इसके अंदर भी जो है जैव उद्यान का लोकार्पण किया गया था। कौन से जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं हम, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला आता है वो है हमारा, इसमें अगर दोनों में से एक नाम का चूज करना हो तो आपको धौलपुर को करके आना दोस्तों। साइबेरियाई सारस, ये साइबेरियाई सारस के लिए भी जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है दोस्तों, वन विहार धौलपुर में है दोस्तों। कहाँ है, धौलपुर में है। और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी धौलपुर में है। केसरबाग भी कहाँ पर रह गया दोस्तों, धौलपुर में ही रह गया। इसके अलावा देखिएगा जो हमारा आता है, इसे धौलपुर के अंतिम राजा उदयभान सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम केसरबाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा इसमें जो जीव कहें तो विशेषता कोई विशेष तो नहीं आता, लेकिन जंगली जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब जीव देखने के लिए ही लोग यहाँ पर जाते हैं केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। इसके बाद में दोस्तों घना के साइबेरियन क्रेन जो है वो यहाँ पर भी आते हैं, और यहाँ सांभर भी मिलते हैं दोस्तों। सांभर नामक जीव है वो भी यहाँ पर मिलता है। NH 3 पर है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। फिर आता है हमारा केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है, ये हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारा करौली और सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर रह गया दोस्तों, करौली और सवाई माधोपुर में रह गया केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। धोक वन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। टाइगर रिजर्व का भाग बना था ये 1991 के अंदर। कब बना था दोस्तों, 1991 के अंदर ये टाइगर रिजर्व का भाग बना हुआ माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में। कौन सा आया दोस्तों, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, 3 जिलों में रह गया। और अगर पूछा जाए किस लिए प्रसिद्ध है तो ये घड़ियालों के लिए विशेषतः जाना जाता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको याद रखिएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, बूंदी में है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल लगभग 307 वर्ग किलोमीटर है, तो ठीक ठाक ही रह गया दोस्तों। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में है। कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में ये है, इनके बीच में फैला हुआ है। 1982 में जो है इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पर धोकड़ा जो है वो मुख्यतः जाना जाता है, धोकड़ा वृक्ष के लिए ये जाना जाता है। अगर हम कहें बाघ परियोजना के अतिरिक्त कोई अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राष्ट्रीय पशु बाघ पाया जाता है तो वो हमारा है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसे रणथंभौरों के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। यहाँ पर छोड़ देते हैं वहाँ से पालन पोषण के लिए दोस्तों। तो इसके अलावा पाइथन अजगर के लिए भी ये
जाना जाता है। मेज नदी जो है वो इसके मध्य से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? मेज नदी निकलती है। और एक और चीज याद रखिएगा, बाघ जो है, इस बाघों का आवागमन अच्छे से हो सके इसके लिए कुंवालजी नामक एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। कुंवालजी शिकार निषिद्ध या फिर आखेट निषिद्ध क्षेत्र 1983 में घोषित किया गया था, वो इसी के लिए किया गया था। उसका संबंध भी इसी के साथ में है, ताकि बाघों का आवागमन जो है वो सुरक्षित हो सके। चंदन और हल्दी के वृक्ष यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं चंदन के वृक्ष देखने तो फिर आपको रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य बूंदी में जाना पड़ेगा। दुगारी कनक सागर बांध भी यही है दोस्तों। इसके बाद में सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं हम। कौन से की? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कहाँ पर रह गया दोस्तों? ये रह गया सवाई माधोपुर में। चिड़ीखोह पर्यटन केंद्र यहाँ पर है। इसमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की। कौन से की बात कर रहे हैं हम दोस्तों? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। अब ये जो है कोटा में विशेषता मानते हैं हम इसको। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। 3 स्टेट में है दोस्तों। 1979 की बात है जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा 600 किलोमीटर लंबे इस क्षेत्र को क्या किया गया था? ये चंबल नदी जो है इसके दोनों ओर है। ये चंबल नदी है तो इसके दोनों ओर लगभग 1000 मीटर चौड़े क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। इसमें कोटा है, बूंदी है, इसमें जो अन्य आते हैं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले, ये सारे इसमें शामिल किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा कि ये जापानी पद्धति पर बनाया गया है। कौन सी पद्धति पर है दोस्तों? जापानी पद्धति पर है। यहाँ पर आपको घड़ियाल मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, गांगे सूस मिलेगा, ऊद बिलाव मिलेगा। इसके अलावा आपको कछुआ देखने को मिल जाएगा, बतखें देखने को मिल जाएगी। बतख भी आपको यहाँ पर खूब सारी मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत से प्रकार की मछलियाँ हैं वो भी आरक्षित है। काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, इसे देखना हो तो कभी देख सकते हैं आप। अरावली और विंध्याचल पर्वतों के ये मध्य रह गया। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि 12 में है दोस्तों। इसे सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सांपों की शरणस्थली है तो वो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ से जो नदी गुजरती है उसका नाम है परवन। परवन नदी इसी में से निकलती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की। कौन से की? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है उदयपुर, पाली और राजसमंद में आपको देखने को मिलेगा। 610 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी बड़ा एरिया है। भेड़ियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। 1971 में इसे जो है अभयारण्य घोषित किया गया था दोस्तों। तो ये भी अगर याद रह जाए तो ठीक है। इसमें रणकपुर जैन मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर मिलेगा आपको? रणकपुर जैन मंदिर मिलेगा। भेड़ियों के लिए ये विशेषता जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको जंगली सुअर है, रोज है, चौसिंगा है, सांबर है, खरगोश है। इसके अलावा एक और होता है जीव सहेली, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन भेड़िया जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है और ये भेड़ियों के लिए भी विशेषता जाना जाता है। कुंभलगढ़ का किला भी यहीं पर रह जाता है दोस्तों। यहाँ धूसर रंग के मुर्गे और बगेरा संरक्षण प्रस्तावित हैं। फिर हम बात कर लेते हैं भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर रह गया दोस्तों? ये रह गया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। और इसमें बामनी नदी का नाम आता है और चंबल नदी का नाम आता है। कौन से नदी का नाम आता है? बामनी नदी और चंबल नदी का नाम इसमें आपको विशेषता देखने को मिलता है। ये भी किसके लिए जाना जाता है? ये घड़ियालों के लिए आपको जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए घड़ियालों के लिए जाना जाता है तो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। फिर आगे हम बात कर लेते हैं सीता माता अभयारण्य की। ये पहले तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में था। अभी की बात करें तो फिर हम इसमें प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ ही मानते हैं। एक अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रतापगढ़ आपको आंसर करके आना है। 1979 में इसे स्थापित किया गया था दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के अंदर सीता जी जो थे उन्होंने अपने वनवास का समय यहाँ पर कुछ समय बिताया था, तो उसी के नाम पर ये अपने मानते हैं। और यहाँ पर लव कुश नामक झरने भी हैं जिसमें एक गर्म झरना है और एक ठंडा झरना है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों देखिएगा सीता
सीता माता का मंदिर है तो वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा हम कहते हैं, कौन सा होता है, ज्येष्ठ महीना है, ज्येष्ठ महीने के अंदर इसका मेला भी बढ़ता है दोस्तों। इसके अलावा सैकड़ों प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। नदियाँ कई निकलती हैं, जिसमें से मुख्यतः जाखम नदी है, बूदो नदी है। ये बूदो वगैरह का तो नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप अगर इसके पर्याय की बात करें तो उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य जो है, जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है दोस्तों। वैसे ये कोई पक्षियों की तरह नहीं उड़ती हैं दोस्तों, बस ये कि इनके दोनों पाँवों के बीच में एक झिल्ली नुमा चमड़ी होती है, जिसके कारण ये जब ऊपर से छलांग लगाएगी तो पैराशूट की तरह बन जाएगी। तो उड़ने वाले की बजाय हम इसे पैराशूट कहें तो भी ज़्यादा बेटर होता है दोस्तों। लेकिन प्रश्न आता है उड़न गिलहरी, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी रात्रिचर जीव है, एक प्रकार का कौन सा है, रात्रिचर जीव है, यानी रात्रि में घूमता है। चौसिंगा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चौसिंगा की जन्मभूमि के रूप में ही इसे मानते हैं अपने दोस्तों। इसके अलावा मकड़ियाँ भी यहाँ की काफ़ी फेमस है। यहाँ अब आपको देख लीजिएगा, चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरी, चौसिंगा, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक औषधीय पादप आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, तो यही होगा दोस्तों। 2 गर्म व ठंडे झरने हैं जिनकी बात अपने कर चुके हैं। जाखम नदी इंपॉर्टेंट है। पेंगोलिन या आड़ाहुला जीव आपको यही मिलेगा। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य, इसमें इतना ही आता है, उदयपुर में है। सोमवान से और वाकल नदी इसमें से निकलती हैं। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ में है। अगर आपसे पूछा जाए बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ में। और ओराई और बामनी नदी है यहाँ पर, ये राजा महाराजाओं का शिकारगाह ही था। जंगली बघेरों के लिए ये विशेषता जाना जाता है। जालेश्वर महादेव का स्थल भी है। फिर आता है हमारा जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उदयपुर में है दोस्तों, बघेरों के लिए फेमस है। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, अजमेर, पाली और राजसमंद में है। कुछ एक तो ऐसे अभ्यारण्य है दोस्तों जिनको अपने केवल नाम ही याद करना है। फिर हमसे पूछा जाए सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उदयपुर में है दोस्तों। दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य हम इसको मानते हैं। सबसे छोटा आपको याद होगा सरिस्का 3A, ये भी एक जैविक उद्यान है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कोटा व झालावाड़ में है, गागरोनी तोते के लिए जाना जाता है। इसकी बात अपने कर चुके हैं। इसका जो 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को जो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया है दोस्तों। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, सिरोही में है। यहाँ जंगली मुर्गे हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि जंगली मुर्गे जो हैं वो कौन से अभ्यारण्य में हैं, तो फिर वो माउंट आबू में है। एक ये डिकिल पटेरा आबूएंसिस, अमरतरी हम इसको कहते हैं, अमरतरी। ये जो वनस्पति है वो केवल आपको कहाँ पर मिलेगी, केवल आपको यहीं पर मिलने वाली है दोस्तों, माउंट आबू अभ्यारण्य में ही मिलती है। आबू पहाड़ पर मिलती है, विशेषता भी हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये भालू के लिए जो है उपयुक्त स्थान माना जाता है, भालू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा जंगली मुर्गा है, औषधीय पादप है जिसके लिए ये जाना जाता है। यूबलेफेरिस छिपकली भी है यहाँ पर। गुरु शिखर जो है वो इसी अभ्यारण्य में है। तो दोस्तों ये हमारे अभ्यारण्य थे। इसके बाद में हम दोस्तों बात कर लेते हैं बाघ परियोजनाओं के विषय में, जो कि 3 हैं। रणथंभौर में है, पहले 1974 में आई, फिर सवाई माधोपुर में है, फिर देखिए सरिस्का 1978 वाली है, और मुकुंदरा हिल्स 2013 वाली है। ये 3 है दोस्तों बाघ परियोजनाएं। ये क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाता है कि जो है बाघ परियोजनाएं कहाँ कहाँ है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों रामसर साइट की बात कर लेते हैं। पहले ये बात कि रामसर साइट हम कहते किसको हैं, ऐसी आर्द्र भूमि, वेटलैंड जहाँ पर विशेष जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, उन्हें हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। रामसर साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि रामसर में संधि हुई थी दोस्तों। रामसर जो गाँव है वो यहाँ का नहीं है दोस्तों, ईरान का है। 1971 में हुई थी ईरान के रामसर शहर में, जहाँ पर ये संधि हुई। इसी के आधार पर इसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। ये 1975 में अस्तित्व में आती है। 2 हैं हमारे यहाँ पर, एक केवलादेव और एक सांभर। ये बात अपने पीछे भी कर चुके हैं। प्रस्तावित है मानसागर, जयपुर और चंबल, ये प्रस्तावित है रामसर साइट के लिए। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या पूछी जाए तो 26 है, राजस्थान में पूछी जाए तो 2 है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अखेट निषिद्ध क्षेत्रों की बात करें तो 33 हैं। तो 33 के 33 तो हमें नाम याद नहीं करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ है, तो जोधपुर में है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो कोटसर समसर है, जो कि चूरू बीकानेर में है।
सबसे छोटे की बात करें तो वो है कनक सागर, जो कि बूंदी में है। जवाई बांध कहाँ है? पाली में है दोस्तों। रोटू नागौर में है। ये कुछ एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। जोहड़बीड़ बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में है। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है, ये याद रही तो ठीक है, अन्यथा तो फिर भूल भी जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नगण्य के बराबर है इंपॉर्टेंस की दृष्टि से। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं जंतुआलय की। बात हम करें उदयपुर में है, बीकानेर में है, माचिया सफारी जोधपुर में है, कोटा में है और नाहरगढ़ में है। जंतुआलय की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला जंतुआलय कौन सा था, तो रामनिवास बाग जयपुर में बना था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो हमारी इम्पोर्टेंट बात है वो है, देखिए, मृग उद्यान। मृग उद्यान कितने हैं? 7 हैं दोस्तों। ये खाली बहुत कम इम्पोर्टेंट है जिनके लास्ट में अपनी बात कर रहे हैं मृग उद्यान वगैरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। जो 3 हैं वो आपको याद होने चाहिए। जो 26 हैं, 26 में कोई विशेष जीव है तो आपको याद रखना है कौन सा कहाँ है दोस्तों, इतना ही हमें याद रखना है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के इफेक्ट की बात की थी वो आपको याद रखनी है। ये 7 आपके मृग उद्यान हैं, जो कि अशोक जयपुर में है, संजय जयपुर में है, अमृता देवी जोधपुर में है, माचिया जोधपुर में है, पुष्कर अजमेर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है और दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। राज्य पशु पक्षी की बात कर लें तो चिंकारा जो है हमारा राज्य पशु है, जिसे 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका नाम आता है वैज्ञानिक गजेला गजेला। ये इसकी जो प्रजाति है वो एंटीलोप है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य और मरु अभ्यारण्य में ये आपको देखने को मिल जाएगा। गोडावण 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे सोन चिड़िया या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक संकटकालीन जीव है दोस्तों। राज्य में जैविक उद्यान की बात करें तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, माचिया जोधपुर में है, अभेड़ा जो है वो आपका कोटा में है। विशेष तथ्य को देख लेते हैं हम। राज्य में 8 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई वन्य जीव, कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई अभ्यारण्य नहीं है, कोई आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, मृगवन नहीं है, जंतुआलय नहीं है। तो ये 8 ऐसे स्थान हैं जहां पर कुछ भी नहीं है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा और दौसा। ये 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी वन्य जीवन से संरक्षित कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कैलाश सांखला को हमने याद किया था स्टार्टिंग के अंदर। ये प्रसिद्ध वन्य जीव प्रेमी हैं जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था। बाघों के संरक्षण के प्रयास के कारण इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2013 में इसे राजस्थान रत्न भी दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जा सकती है, द टाइगर एंड द रिटर्न ऑफ टाइगर, ये भी है दोस्तों। वन संरक्षण पुरस्कारों की अपनी बात कर लें तो एक आता है हमारा अमृता देवी पुरस्कार। ये 1994 में शुरू किया गया था। वृक्षारोपण, वन सुरक्षा और वन्य जीव सुरक्षा की उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो वृक्षारोपण के लिए भी, वन सुरक्षा के लिए भी, वन्य जीव सुरक्षा के लिए भी, यानी सभी के लिए दिया जाता है। 2 रूपों में होता है, संस्थागत है और व्यक्तिगत है। यानी किसी संस्था को भी दिया जाता है और किसी व्यक्ति को भी। संस्था को दिया जाएगा तो ज़्यादा दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। व्यक्ति को दिए जाएंगे तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। वानिकी पंडित पुरस्कार, देखिए, वनों से संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। वृक्ष मित्र पुरस्कार, जिसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी कहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ये दिया जाता है वृक्षारोपण और प्रतिभूमि विकास के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से शुरू किया गया। कैलाश सांखला वन्यजीव पुरस्कार भी हैं। एक वन पालक पुरस्कार है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वन पालक की अभी भर्ती भी निकली हुई है। यह वन विभाग में काम करने वाले अधिकारी, वन पालकों व कर्मचारियों को दिया जाता है। जो वन के कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात कर लें तो राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना 1996 से 2016 तक यानी 20 वर्षीय कार्यक्रम था। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1978 से, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये सन तो याद रख लेना, एक ही याद रखना है आपको। राजस्थान वानिकी तथा जैव विविधता योजना है, जापान के सहयोग से इसको शुरू किया गया था 2003 से। हरित राजस्थान योजना थी जो 5 वर्षीय योजना थी, 2009 से 14 तक चली थी। वनों से संबंधित संस्थान है काजरी और आफरी। काजरी भी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है दोस्तों। तो ये आपको याद रखने हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वो सारे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं हमने लगभग समेट लिए हैं दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा भी हैं। तो इसी के साथ ही आपका वन और वन्य जीव वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ
सीखा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। दिल से अच्छा लगा हो तो दोस्तों दिल से इसे लाइक भी कर देना दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको हमेशा की तरह मिल ही रही है, नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अलावा अभी तो ऐप पे भी अपने डालना इसको स्टार्ट कर देंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप हमसे रेगुलर जुड़ जाएं, आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।